चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया जो कराई जा रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और इस फैसले को लेकर के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुश है कि जो कुछ भी चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर कर रहा था वो सब सही है। विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह सब कह दिया तो क्या करे, लेकिन विपक्ष उस निर्णय पर सवाल खड़े कर रहा है और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो एसआईआर की प्रक्रिया पर शुरू से नजर बनाए हुए थे, उन्होंने ये माना है कि देश में आपातकाल लागू होने के वक्त जो एडीएम जबलपुर का फैसला था वो जैसे लोकतंत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे प्रावधानों को एकदम सीमित कर दे रहा था और लोकतंत्र के खात्मे की दिशा में वो एक कदम था, वैसा आदेश आज का बता रहे हैं कि लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करके सत्ताधारी दल बीजेपी के हाथ में एक ऐसा मौका दे दिया है कि अब बीजेपी जिसको चाहेगी वो इस देश में वोटर होगा और जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। इस तरह के तमाम प्रतिक्रियाएं कम वक्त में आ रही हैं, लेकिन अभी एक बार फौरी तौर पर योगेंद्र यादव ने जो इस पर टिप्पणी की है 1.25 मिनट की, उस टिप्पणी को आप सुनिए, फिर इसका विश्लेषण करते हैं कि ये चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। गलत खबर सुनिए आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना, मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। योगेंद्र यादव को सुनते हुए आपने समझा होगा, और मैंने इसलिए योगेंद्र यादव के बयान को सबसे पहले सुनाया आपको क्योंकि योगेंद्र यादव वो शख्स थे जिन्होंने बिहार में जब आपात स्थिति में एसआईआर किया जा रहा था उस वक्त कितने सारे जिंदा लोग थे और उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए कि ये लोग मर गए हैं, और भी कई और इस तरह के लूप होल थे जिस पर योगेंद्र यादव खुद कोर्ट में शामिल हो गए। वो पिटिशनर भी थे, वो कई मृत घोषित कर दिए गए एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोग थे उन्हें लेकर कोर्ट में खड़े भी हो गए और कोर्ट ने उनको बधाई दी थी कि हाँ, आपके इस तरह के तर्कों से हमें बहुत राहत मिली। इसलिए योगेंद्र यादव इस पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबे वक्त से बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, वो और उनकी टीम। इसलिए अगर उन्होंने एक फौरी टिप्पणी की है और एक विश्लेषण भी किया है, मैं उसका भी विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो यह तो बहुत गंभीर बात है और बहुत गंभीर खतरा इस देश के लोकतंत्र के सामने आ गया है अगर योगेंद्र यादव की बात सही माने। हालांकि यह बात भी दीगर है कि बिहार चुनाव में कितने घुसपैठिया पकड़ाए आज तक बीजेपी ने नहीं देश को बताया, लेकिन घुसपैठिए के नाम पर एसआईआर की पूरी धांधली और तमाम तरह के प्रावधानों को सही साबित करती रही। लेकिन जब बिहार चुनाव हो गया, परिणाम आ गए और एसआईआर की सारी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट चुप था, इसके बाद ही तय हो गया था कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। और उसके बाद तो 5 राज्यों के चुनाव हो गए, उनमें से बंगाल का चुनाव हो गया जिसमें 27 लाख लोग ऐसे वोटर लिस्ट में पाए गए जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, लेकिन वो जिंदा थे। उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि भाई मैं हूं, मुझे वोट तो डालने दो। और 5 लाख और एक मिसलेनियस लिस्ट आई थी, 30-32 लाख लोगों का नाम नहीं, 30-32 लाख वोटों से बीजेपी जीत गई, सरकार में है। अब उसके बाद कोई भी समझदार आदमी कहता है कि चुनाव आयोग के पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देने से बिहार चुनाव से लेकर 5 राज्यों के चुनाव भी फिर से कराने पड़ते। इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को बिल्कुल जायज और सही बता दिया। लेकिन सवाल तो यहीं पैदा होता है कि एक तरफ आपने पहले प्रक्रिया में कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला कोई आयोग नहीं है, फिर आप टिप्पणी करते हो कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है,
और उसके बाद लिखित में कहते हो कि नहीं नहीं कर तो सकता है, लेकिन अगर कोई विवादित बात आती है तो अंतिम निर्णय होम मिनिस्ट्री लेगी। ये क्या है भाई, ये कौन सा फैसला है? इसीलिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, विपक्ष के बड़े नेता पहले ही कह रहे थे कि एसआईआर की आड़ में धांधली नहीं, ये एनआरसी भी हो रहा है। इन दोनों नेताओं के बयान एक बार सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जब जनता से हार जाती है तब इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। इसीलिए एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। एसआईआर कम, एनआरसी ज्यादा, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम, वोट तोड़ने की एक्सरसाइज ज्यादा। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। इस तरह से क्या पूरा मामला था, जरा एक फौरी निगाह एसआईआर के आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जब यह फैसला सुनाया तो यह कितना विरोधाभासी है। अगर किसी चुनाव के वक्त कुछ लोगों पर चुनाव आयोग को संदेह होता है तो वो कह सकता है कि ये नागरिक नहीं है, इनका नाम हटा दो। बाद में अगर आगे ये मामला बढ़ता है तो चुनाव आयोग कहेगा, होम मिनिस्ट्री बताएगी कि नागरिक है कि नहीं। आप बेसिक सा एक लॉजिक समझें कि संविधान ने लोकतंत्र की बुनियाद में वोट का अधिकार दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में जो संविधान बना वो वोटर के अधिकार पर सबको समान देता है, समान अधिकार। और यह तय करता है कि आपकी उंगली में ताकत है कि राजा कौन होगा। अब राजा तय कर रहा है कि आपकी उंगली में ताकत होगी या नहीं होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने राजा के हाथ में दे दिया। यहां तो योगेंद्र यादव की बात सही लगती है कि आपने ऐसा विरोधाभासी फैसला लिख दिया। चुनाव के समय नागरिकता पर संदेह है तो वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, बाद में भले ही होम मिनिस्ट्री अंतिम निर्णय लेगी। यह है आज का फैसला। और बाकी एसआईआर में सारी आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। जरा 5 बिंदु क्या है महत्वपूर्ण, इनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक एक करके सिलसिलेवार समझ लीजिए, फिर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया में दिखा। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस में सवाल आया कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने की शक्ति है। आदेश में यह बताया गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। सिर्फ इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। मैं वाक्य फिर से पढ़ना चाहता हूं, एक बार सुनिएगा। यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर चुनाव आयोग के दायरे के बाहर भी हो सकता है। यही तो विपक्ष कह रहा था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि सिर्फ इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया से अलग था। एसआईआर का मकसद चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना था। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुहर लगा दे तो विपक्ष ने जितने आरोप लगाए, पिटिशनर ने जो जो सवाल खड़ा किया, उसका जवाब कहां है। कितने जीवित लोगों के नाम काटे गए, कितने लोगों के नाम संदिग्ध बनाए गए, कितनी जगह पर धांधली हुई। इससे लोकतंत्र में चुनाव जो हुआ है वो कहां से न्यायप्रिय होगा। फिर तो संख्या के हिसाब से आप देख रहे हो कि अच्छा ज्यादा नहीं है, फिर बंगाल में तो 27 लाख थे। अभी इसके फैसले पर विस्तार से और लेख आएंगे और विश्लेषण होगा, लेकिन फौरी तौर पर यह निर्णय उस दिशा में तो कोई बात बताता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो फॉर्म 7 एसआईआर की आड़ में पकड़ाया और ऐसे ऐसे लोगों के मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि बीजेपी प्रिंट करा के वोटर लिस्ट में फॉर्म 7 भरवा रही है और विपक्ष के वोट कटवा रही है और वोटों की डकैती हो रही है उत्तर प्रदेश में, और वोट डालने के लिए भी प्रशासन दुरुपयोग करता है। इतने सारी धांधली एसआईआर की आड़ में, इस सब पर कोई बात ही नहीं। फॉर्म 7 बाकायदा भर करके प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। कोर्ट कह रहा है कि नहीं, एसआईआर कर सकती है चुनाव आयोग और यह पारदर्शी करने के लिए जरूरी है।
इसलिए लोकतंत्र और संविधान के भविष्य के लिए इस फैसले को बार बार और हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। अगला सवाल इस बहस में जो आया, क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है या क्या इसके लिए अपनाया गया उपाय सटीक है? कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं हुई। इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ करना है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वे जरूरत से ज्यादा सख्त या गलत नहीं है। मतलब अगर एक कॉमन सेंस से सोचें तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा स्क्रिप्ट लिख रही है और सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा है। हालांकि यह सब बोलने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी को तिलचट्टा परजीवी सब कह दें फिर बाद में सफाई दे दें, सब जायज है साहब। इतना बहस एसआईआर पर हुई और आप कह रहे हो कि एकदम सब कुछ जायज, सब कुछ फिट, सब एकदम वैधता हो गई। इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो इतने कॉन्फ्रेंस में कि विपक्ष तो अपनी गलती से हार रहा है, फिर ये जहां लोकतंत्र लूटा जा रहा था इस पर तो कोई बहस ही नहीं होगी। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय को पढ़ करके समझेगा कि नहीं बीजेपी जो कह रहे थे वही सच निकला। इस फैसले को पढ़ने के बाद आपको भी यही लग रहा है? तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के विपरीत है? कोर्ट कहता है चूंकि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं करता। यह कानून तय करता है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन वोट दे सकता है और कौन चुनाव लड़ सकता है, वोटर लिस्ट कैसे बनेगी। फिर एक सवाल आया कि क्या चुनाव आयोग के पास जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है? आदेश कहता है कि चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की मांग की है उन्हें मनमाना नहीं कहा जा सकता। आधार कार्ड समेत 11 तरह के दस्तावेजों को मान्य माना गया है। कोर्ट के मुताबिक बिना किसी नियम या निर्देश के दस्तावेजों की जांच करना भी सही नहीं होगा। पांचवा ये कि एसआईआर के तहत जिन लोगों के नाम काट दिए गए उनका क्या होगा? आदेश कहता है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए उनके मामले चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर नागरिकता तय करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसी को भेजने होंगे। उस एजेंसी को संबंधित लोगों को नोटिस देना होगा, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना होगा और चुनाव से पहले फैसला करना होगा। इन 5 बिंदुओं के आधार पर आपने एसआईआर की अगर पूरी प्रक्रिया को समझा तो आप समझ जाएंगे कि यह तो साहब आड़ में कुछ और हो रहा था। इसीलिए विपक्ष जितने गंभीर आरोप वोट चोरी के और वोट डकैती के लगा रहा था, आज ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से सब कुछ को जायज ठहरा दिया। क्या इसीलिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इसे एडीएम जबलपुर वाले मामले से जोड़ा? प्रशांत भूषण ने क्या कहा, एक बार इसको भी सुन लीजिए। See, today the Supreme Court has given its judgment virtually upholding everything that the Election Commission was contending in the SIR case, and it has virtually given a blank check to the Election Commission to conduct the SIR as it pleases. And this judgment has come many months after the elections in Bihar, in West Bengal, in Tamil Nadu, etc. had already been held. And they have not even, at least I didn't hear them say anything about the transparency which is required by the Election Commission's own manual, their own rules, etc. about uploading Form 6 which come for addition of names, uploading Form 7 which come for deletion of names, and even about the machine readable, giving the voters list in a machine readable form. So all in all, I think it's a very, very dangerous sign for our democracy because the Election Commission has become totally partisan, and it's a dark day for the judiciary and in particular for the Supreme Court. In fact, I feel that this judgment is as bad a judgment as the ADM Jabalpur judgment, which had said that during emergency no habeas corpus is maintainable. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तरह से इसके जवाब मांगे गए। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के कुछ सवाल जरूर देखने चाहिए। कि एसआईआर का मूल मुद्दा आकार का नहीं है, प्रोसीजर का नहीं है, वो है सार का। एसआईआर का मूल मुद्दा है सब्सटेंस का। और अगर आप उस कसौटी से देखें तो यद्यपि एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न का एक निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने उससे और किस प्रकार से विरोधाभास या प्रश्न उठता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये निश्चित रूप से है कि एसआईआर की संवैधानिक वैधता, कानूनी वैधता को मान लिया गया है और इस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से एक मुद्दा निर्णित हो गया है। लेकिन 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला तो है, और मैं बहुत संक्षेप में कुछ ही पैरास की बात करूंगा, आप लोग देख सकते हैं निर्णय आगे आया, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैरास में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इत्यादि होते हैं, उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सिटीजनशिप लाइज विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट बाय द ECI। और चुनाव आयोग सिर्फ प्रशासनिक रूप से इस मुद्दे को डील कर सकता है। तो ये एक तरफ तो सही बात है, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए बड़ा रोचक है। चुनाव आयोग नागरिकता निर्णित नहीं कर सकता है अंततोगत्वा, और ये भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसको, यानी चुनाव आयोग को, उसको रेफर करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और उनका निर्णय बाध्य और फाइनल होगा। तो अगर ये बात सही है तो आपने देखा कि सभी 12-14 स्टेट्स में 7.5 करोड़ लोगों को जो हटाया गया, प्राथमिक रूप से तो कम से कम नागरिकता के आधार पर हटाया गया ना। तो ये कैसे हुआ कि उनकी नागरिकता निर्णित करने से पहले उनको हटा दिया? जो 7.5 करोड़, मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रदेशों में मिला के नाम हटे या इन्वेस्टिगेट हुए या बदले गए इत्यादि इत्यादि। अगर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अंतर्गत ये निर्णित हो सकता है सिर्फ, और उसके लिए एक अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट निर्णय देती है, तो पहले वो करना चाहिए, न कि उसी आधार पर पहले उनको वोट से निष्कासित किया गया, उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में। मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। अब इसका मतलब यह है कि इस पूरी बहस पर देखिए, आम नागरिक उतना पता नहीं कितना जागरूक होगा, ये आप भी जानते हैं, लेकिन अब तक बीजेपी भारत को बताती थी कि हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी विचारधारा से जीत रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सब कुछ चुनाव आयोग SIR के बारे में सही कर रहा है। कल्पना करिए कि जब सब कुछ सही कर रहा है चुनाव आयोग, तो विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने। ऐसे में लोकतंत्र संविधान के खात्मे का जो भी गंभीर विमर्श था, उस पर कोई ठोस बहस हो भी नहीं पाई। आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा भारतीय लोकतंत्र पर, इसको हम विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन यह निर्णय बहुत गंभीर है, इस पर नजर रखिए और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।